जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और हर वन डे एग्जामिनेशन में पढ़ी जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक की समरी को और उनके बुक की डिटेल को स्टडी करवाते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के सामने एक अच्छा से अच्छा मटेरियल और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, जो कि बहुत ही डिटेल रहे, जो कि बहुत ही हेल्प हो जिससे बिगनर्स की एंड जो रिवीजन कर रहे हैं वो भी उससे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ, और जिनको कोई कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी हो रही है वो अपने कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाएँ। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मॉडर्न इंडिया की बुक, जो कि जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। स्पेक्ट्रम से पब्लिश होती है ये बुक। ये वीडियो कंप्लीट करने के लिए, ये वीडियो नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आएंगे, मतलब टोटल इसमें 800 समथिंग पेज हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, आई थिंक अप्रॉक्स आपके 600 समथिंग आ जाएंगे, 600 प्लस उतने पेज तक जाएंगे आपकी इस बुक की स्टडी, जो कि इम्पोर्टेंट है वही हम यहाँ पे कवर कराएंगे। कोई कचरा मटेरियल कवर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब बुक कवर कराना है तो हर पेज को ही कवर कराए जा रहे हैं। वो वाला प्रोसेस यहाँ नहीं होगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले दिया जाएगा ज़्यादा प्रेफ़रेंस। उसके बाद जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, जैसा आप लोगों का कमेंट रहेगा, जैसा आप लोगों का लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन बढ़ते जाएगा, और जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे उस तरीके से हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये इस बुक से वाकिफ तो सब होगा। आप लोग कवर पेज देख लीजिए। ये बुक अगर जो बिगनर है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं मॉडर्न इंडिया के लिए हम क्या प्रेफर करें, एनसीईआरटी करें या ये करें, तो ये बुक है। आई थिंक 400 to 500 के अंदर आ जाती है, या 300 समथिंग के अंदर आ जाती है ये बुक। ये इसका कवर पेज है, इसको देख लीजिए, और ये बुक आपके पास होनी चाहिए व्हेन यू आर स्टार्ट। ओके, तो चलिए आज हमारा वीडियो का मेन मोटिव है कि हम लोग इसका कंटेंट देखेंगे कि इस बुक में कौन से इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, हमें क्या पढ़ना है, हम क्या कवर कराएंगे, क्या किस तरीके से इस चीज़ को हमें पढ़ना है, इसके कंटेंट और इसकी बिगनिंग पॉइंट क्या है, और किस तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है, जो कि हेल्प करता है हमें मॉडर्न इंडिया को समझने में अच्छी तरीके से। मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर इस बुक को आप लोगों ने 10 से 12 बार पढ़ा है अच्छे से, है ना, 10 से बार, मैं 1-2 बार की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपने 10 से 12 बार इस बुक को पढ़ा है अच्छे से, तो आप लोग हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री में आप अपने एग्जामिनेशन के मैक्स ऑफ द क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना कंटेंट देखते हैं कि नहीं इसमें क्या कंटेंट दिया गया है और हमें किस तरीके से हिस्ट्री को अपने दिमाग में रखना चाहिए। पहले मैं थोड़ी इसकी विजिबिलिटी बढ़ा लेती हूँ, जो कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो और हमारे लिए भी हेल्पफुल हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर जिसके पास अभी ये बुक अवेलेबल नहीं है वो सिर्फ वीडियो देख सकता है, लेकिन अगर जिसके पास ये बुक अवेलेबल है तो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उस टॉपिक को करते जाइए, उस टॉपिक को एक पेंसिल से तो मार्क करते ही जाइएगा कि नहीं ये वाले टॉपिक हमें पढ़ने हैं और इस वाले टॉपिक को हम अपना आगे कवर करते जाएंगे। ओके, पहले मैं देख लेती हूँ कि मैंने साइज कितना लिया है। ये तो बहुत ही बड़ा साइज है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कंटेंट देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट है हमारी मॉडर्न इंडिया की ब्रीफ हिस्ट्री वाली बुक में। ओके, तो सबसे पहले पहला यूनिट है, इसमें बहुत सारे यूनिट में डिवाइड किया गया है इस पूरी बुक को। तो फर्स्ट यूनिट इज सोर्स एंड अप्रोचेस। ओके, फर्स्ट यूनिट में आपको सोर्स एंड अप्रोच बताया गया है कि मॉडर्न इंडिया का क्या सोर्स है, क्या अप्रोच है। फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे। जल्दी इन द सेंस कि बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। एक ओवरव्यू ले सकते हैं हम अपने, अगर कभी ऐसा सोर्स पूछा जाए, या हमारे दिमाग में भी एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर हम मॉडर्न इंडिया के इतने इवेंट्स पढ़ रहे हैं, इतने डेट्स पढ़ रहे हैं, तो ये सारे सोर्स कहाँ से हमारे पास अवेलेबल हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट सोर्स ऑफ द मॉडर्न, सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दैट आर्चिवल मटेरियल। इसमें क्या-क्या आता है? इसमें आपका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के मटेरियल्स जो कि फाइंड किए गए हैं, एंड द स्टेट गवर्नमेंट के मटेरियल जो कि इन सारे गवर्नमेंट के पास हैं अभी भी। ओके, 3 प्रेसिडेंसी के जो आर्चिव्स हैं वो, एंड द यूरोपियन पावर के जो आर्चिव्स हैं वो, एंड द जुडिशियल रिकॉर्ड जो उस टाइम में कुछ जजमेंट दिए गए थे, कुछ ऐसे जुडिशियल काम हुए थे, उनके रिकॉर्ड जो कि अभी भी अवेलेबल हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास, एंड द पब्लिश्ड आर्चिव्स जो पब्लिश्ड हुआ है,
और नेक्स्ट है आपका प्राइवेट आर्चिव्स, वो सारी चीज़ें। फॉरेन रिपोर्टरीज, जो फॉरेन के बहुत सारे जर्नलिस्ट आते थे इंडिया में और वो एक ऐसी रिपोर्ट छापते थे, या इंडिया के जो इवेंट होता था, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया रूल तो होता था अपनी क्वीन से ही, है ना, ब्रिटेन के क्वीन से ही। तो वहाँ पे मतलब इंडियंस की बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पे डिस्कस किए जाते थे। तो उस तरीके से वहाँ पे जो भी ऐसे रिपोर्ट्स बनाए गए उन सब के बारे में बात हो रही है। ओके, फिर आप देख लीजिए बायोग्राफीज है, मेमोरीज है, ट्रेवल्स अकाउंट है, न्यूज़पेपर है, ये सारे सोर्स हैं, है ना। दीज आर द सोर्स। जर्नल्स है, ओरल इवेंट एविडेंस है, एंड लेक्चर्स हैं, पेंटिंग है एंड देन समरी है। ये सारे सोर्स हैं कि इन सोर्स से हम मॉडर्न इंडिया को के बारे में जानते हैं। दे आर ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया इंफॉर्मेशन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेजर अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। की अप्रोच क्या है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की अप्रोच क्या है? तो फर्स्ट इज कॉलोनियल अप्रोच एंड द अदर वन इज द नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सुबाल्टन अप्रोच या हिस्ट्रियोग्राफी सुबाल्टन अप्रोच, एंड आपका कम्युनिस्ट आ जाता है, कैम्ब्रिज आ जाता है, लिबरल एंड नॉन लिबरल आ जाता है। ये सारे अप्रोच हैं, और फेमिनिस्ट अप्रोच। ओके, तो ये सारे बेसिकली अप्रोच है। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। एक अप्रोच का मतलब क्या है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर इंडिया में शासन होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इंडिया को रूल करती थी, तो उसमें कॉलोनियल अप्रोच क्या था? जो मॉडर्न हिस्ट्री बनी है, जो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री बनी है, उसमें कॉलोनियल अप्रोच क्या था? कॉलोनियल अथॉरिटी अपने आप को कैसे जस्टिफाई करती है कि नहीं, अगर हम इंडिया में रूल किए हैं तो वी आर नॉट एक्सप्लॉइट देम, एंड हम लोग ऐसे बहुत अच्छे तरीके से करते थे, हम लोग तो इनका बड़ा भला चाहते थे। नेशनलिस्ट अप्रोच क्या था कि नेशनलिस्ट क्या सोचते थे कि नहीं भाई, ये हमारे पे शासन अगर कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तो ये मैक्स ऑफ द चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते थे, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे, हमें ट्रेड वगैरह की इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, एंड यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह इतना फॉर्म नहीं होता था। ये सारी बातों को कवर किया गया है इन सब। तो अप्रोच का मतलब हम समझ सकते हैं कि आप लोग समझे, एक मेंटालिटी, एक अप्रोच क्या है, एक उसका फिलॉसफी क्या है, उस मेंटालिटी के, उस पर्टिकुलर मेंटालिटी के पीछे, कॉलोनियल मेंटालिटी के पीछे क्या वो है, नेशनलिस्ट के पीछे क्या मेंटालिटी है, मार्क्सिस्ट का क्या थॉट है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना। इन सारी बातों को इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट यूनिट को, ये फर्स्ट यूनिट में ये दो चीजें हमें पढ़नी है। ये हम सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है कि ये लर्न नहीं करना है। हियर वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर एंड द बुक। ओके, चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट होना चालू हो जाती हैं, है ना। यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं यूनिट सेकेंड से, जहाँ से हमें थोड़े क्वेश्चन मिलने लगते हैं, जहाँ से हमें अपने एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन मिलने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 3 है, 2 चैप्टर हम स्किप करेंगे, मतलब स्किप इन द सेंस कि बहुत ही उसमें हाईलाइटेड चीजों को ही पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर से हम थॉरली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, चैप्टर थर्ड में क्या बताया गया है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन, कि किस तरीके से यूरोपियंस, और कौन कौन से यूरोपियन किस किस टाइम पीरियड में, किसके किसके टाइम पीरियड में इंडिया में आए, और कैसे वो इंडिया को कॉलोनाइज्ड किए, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट। ओके, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले द पुर्तगीज इन इंडिया। पुर्तगीज आते हैं इंडिया में। क्वेस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, कि सी रूट ऑफ इंडिया को डिस्कवर करने के लिए वो कितने ज्यादा प्रोत्साहित है, कितने ज्यादा उनकी झील थी उनके अंदर, है ना। एंड द फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, ये वाले इवेंट हम देखेंगे। एंड द पुर्तगीज स्टेट कौन कौन से थे वो इवेंट हम देखेंगे। पुर्तगीज लॉज फेवर विथ द मुगल डिक्लाइन, कि पुर्तगीज, हाउ पुर्तगीज लॉज फेवर विद द मुगल्स, कि ऐसा क्या इवेंट हो गया, ऐसी क्या चीजें हो गई कि पुर्तगीज, सबसे पहले तो पुर्तगीज आए, बट इन्होंने मुगल से अपनी फ्रेंडशिप को लूज कैसे किया, अपने फेवर को लूज कैसे किया। द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज, हाउ पुर्तगीज डिक्लाइन, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द पुर्तगीज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पुर्तगीज, कि पुर्तगीज इंडिया में आए तो ऐसी क्या चीजों को इंट्रोड्यूस किए, ऐसी किन चीजों को इंडिया के लोगों में इंट्रोड्यूस किए, इंडिया की ऐसी कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में ये लोग अपना बहुत योगदान दिए, बहुत काम किए, जो कि इन लोगों का सिग्निफिकेंस है पुर्तगीज का। ओके, तो बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि
पुर्तगीज इंडिया में आए और उनकी पूरी कहानी कि नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, देन द नेक्स्ट वन वाज डच। ओके, तो हम देखेंगे डच सेटलमेंट, एंग्लो डच रिवेलरीज, डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया। डच बहुत कम टाइम पीरियड के लिए थे और वो बहुत ही जल्दी डिक्लाइन कर गए। दे आर द सेकेंड एंड द थर्ड वन इज द इंग्लिश, चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ओके, प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी, प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी का प्रोग्रेस क्या होता है, एंड द फ्रेंच फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर इन इंडिया, द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर समरी फॉर सुप्रीमेसी। ओके, फ्रेंच, तो देखो मेन रिवेलरी जो ब्रिटिशर्स के थे ना वो फ्रेंच ही थे, क्योंकि फ्रेंच लोग जो थे उनका थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन चीजें अच्छी थी एज कंपेयर टू अदर्स। ओके, तो उसमें हम देखेंगे फाउंडेशन ऑफ द फ्रेंच सेंटर इन इंडिया, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कर्नाटिक वॉर्स में भी ये इन्वॉल्व थे, एंड द कॉज फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर। क्या कॉज था कि फ्रेंच इतने पावरफुल होने के बाद, इतने अट्रैक्टिव और इतने इतने अपनी चीजों को इतने अच्छे तरीके से करने के बाद उनका नेटिव लोगों की फ्रेंडशिप अच्छी थी, नेटिव रूलर से भी इनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी, लेकिन इसके बाद भी वो डिक्लाइन क्यों कर गए, वो फेल क्यों हो गए, उनके फेलियर का रीजन क्या था, ये हम देखेंगे। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज डेंस। ओके, व्हाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर, है ना। डेंस का इतना कुछ है नहीं, तो डेंस के बारे में हम एक लाइन में देख लेंगे, मतलब एक दो पेज में देख लेंगे। एंड दिस पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर, ये हम देखेंगे। एंड द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज ये हम देखेंगे। एंड द नेवल सुपरियोरिटी, कि कैसे नेवल सुपरियोरिटी को क्रिएट किया गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या उसमें क्या बेनिफिट थे, क्या लॉस था, कैसे उसको फॉर्म किया गया। क्योंकि देखो ये सारे पॉइंट ना एकदम इनिशियल हैं, यहाँ से आपको बेस मिलेगा कि नहीं कैसे कैसे नेवल सिक्योरिटी सुप्रीमेसी को कैसे बढ़ाया, फिर उसका बेनिफिट क्या हुआ बढ़ाने का, फिर कैसे जो मुगल्स थे वो तो चलो डिक्लाइन कर ही रहे थे, लेकिन फिर वो पावरफुल क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें अपने नेटिव रूलर्स के ही हाथ में थी। मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन एंड द स्टेबल गवर्नमेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लेजर जील फॉर रिलीजन, लेजर जील फॉर एक सेकेंड, स्टेबल गवर्नमेंट। ओके, लेजर जील फॉर द एक सेकेंड, हाँ चलो, हाँ यही है, देखो लेजर जिल फॉर द रिलीजन की ब्रिटिशर्स में ये सारी चीजें ऐसी थी। देखो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि ये जो व्हाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर, तो ये है कि उनका स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी इस तरीके का था कि ये एक उनको हेल्प किया, नेवल सिक्योरिटी में वो पावरफुल हो गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनके देश में हो रहा था जिसके लिए रॉ मटेरियल की बहुत ज़रूरत थी, एंड द मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन उनका बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही पावरफुल था, स्टेबल गवर्नमेंट थी अपने इंग्लैंड में, है ना। अपने इंग्लैंड तो क्या उनके इंग्लैंड में है। लेजर जील फॉर रिलीजन में वो बहुत फंसते नहीं थे कि नहीं हम ये हैं, वैसे ये बड़ी गलत बात कही गई है, क्योंकि बाद में वो फिर क्रिश्चियनिटी को बहुत प्रमोट करते हैं, बट इनिशियल एज में ये लोग इतनी चीजों को नहीं मानते थे। यूज ऑफ द डेप्थ मार्केट का उन्होंने भरपूर यूज किया। ओके, अब बॉक्स में क्या चीजें आती हैं, बॉक्स में यही चीजें आएंगी कि पुर्तगीज राइज एंड फॉल, formative year of the East India Company, rise and fall of the duplex in India, and the about the good in the trade initially. Okay, and then this is the chapter 4. चैप्टर 4 में हम क्या देखेंगे, चैप्टर 4 में हम देखेंगे इंडिया ऑन द ईवा ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ओके, कि इंडिया का वो एरा जिसमें कि ब्रिटिश ने सबको कॉन्क्वेस्ट कर लिया। चैलेंज बिफोर मुगल्स, मुगल्स के सामने चैलेंज तो था ही, एक्सटर्नल चैलेंज था, इंटरनल चैलेंज था, ये सारी कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन किया, तो यहाँ पे इसके कॉज बताए गए हैं कि शिफ्टिंग एलिगेसी ऑफ द जमींदारी एंड द जागीरदारी क्राइसिस, राइज ऑफ द रिलीजन एस्पिरेशंस एंड ऑल दैट, एंड द राइज ऑफ द रीजनल स्टेट एंड द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी, एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री ये सारी ऐसे डिक्लाइन कर रही थी कि ये सारी चीज़ों ने मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करने में अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया। ओके, बॉक्स में यही सारी चीज़ों को हम वो देखेंगे, थोड़ा ऐसा डिटेल में देखेंगे कि बॉक्स में क्या है कि वाई मेनी एम्पायर
shaking battle at Panipat. Okay, and the cause of the Mughals' downfall in a nutshell. Okay, चलिए आगे देखते हैं. एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कि ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन क्या था. ब्रिटिश पावर, द ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री क्या थी, एंड वाज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या ब्रिटिश का जो जीत थी, ब्रिटिश की जो कॉन्क्वेस्ट थी, वो एक्सीडेंटल थी और इंटेंशनल थी. वो चीज़ों को भी हम देखेंगे. एंड व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगेन इन इंडिया, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंड क्वेश्चन मार्क का पॉइंट है कि ब्रिटिश पीरियड का कब बिगेन होता है इंडिया में. एंड द अदर पॉइंट इज दैट कि कॉज ऑफ द ब्रिटिश सोर्स इन द इंडिया, कि ब्रिटिश कॉज ऑफ द ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, कि ब्रिटिश के सक्सेस इंडिया में, ब्रिटिश का सक्सेस कैसे होता है. एंड द अदर पॉइंट इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे कि सुपीरियर आर्मी थी उनकी, मिलिट्री अच्छी थी, स्ट्रेटेजी अच्छी थी, बैटल मटेरियल अच्छा था, डिसिप्लिन अच्छा था. एंड द अदर पॉइंट इज की ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल, की बंगाल में उन्होंने कैसे जीता, किससे किससे जीता, क्या क्या चीज़ें हुई. मैसूर के एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. एंड अब फिर हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध पढ़ेंगे, एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पंजाब पढ़ेंगे, कि यहाँ पे क्या सिचुएशन थी और कैसे ब्रिटिशर्स वहाँ पे जीतते गए, है ना. फिर हम देखेंगे कि अपना यही सिख वार है, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, की ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को अचीव करने में जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी वो कैसी थी. पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारी चीजें. ओके, रिलेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज कैसा था, एंग्लो भूटान के साथ देखेंगे, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, अफगान. ओके, इन सारी चीजों को हम देखेंगे. जॉन लॉरेंस एंड पॉलिसी ऑफ द मास्टरली इन एक्टिविटी. ओके, and the Leeton and the policy of proud reserve British in India and the northwest frontier. उसके बाद हम समरी में सारी चीज़ों को देखेंगे. ओके, क्लाइव की रिपोर्ट क्या थी, एस्टिमेट ऑफ द टिप्पू सुल्तान एनेक्सेशन ऑफ अवध की क्या बात हुई थी. एंड द राइजिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट द कंपनी रूल. ओके, कि कंपनी रूल के अगेंस्ट कैसे कैसे तो ये रिजेंटमेंट कैसे हुआ, कि विद्रोह कैसे चालू हो गया. पीपुल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857. देखो 1857 का वॉर तो हम सबको पता है, बट उसके पहले भी बहुत सारे वॉर हुए हैं, जिसमें कि पीपल रेजिस्टेंस था, सिविल अपराइजिंग थी, पीजेंट मूवमेंट बहुत सारे थे, रिलीजियस मूवमेंट थे. इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, है ना. सिपाही इम्यूनिटी वो जो 1857 वाली हो गई, उसके बाद 1857 के पहले कुछ सिपाही इम्यूनिटी छोटी छोटी हुई थी. वीकनेस ऑफ द पीपल्स अपराइजिंग समरी देख लेंगे. उसके बाद हम चीज़ों को, उसके बाद हम 7 चैप्टर पे आएंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857. ओके, इसमें हम पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे, बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्ट पढ़ेंगे, सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट पढ़ेंगे, एंड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी और किस तरीके से चीजें वहां पे मैनेज हो रही थी, ये हम देखेंगे. फिर अब हम आ जाते हैं अपने 4th चैप्टर में. 4th चैप्टर में रिफॉर्म मूवमेंट. ओके, तो इसमें हम 8th चैप्टर में वही राजा राम मोहन राय के पीरियड की बातें, उन लोगों जैसे लोगों की बातें, की सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कैसे हुआ, जिसमें कि फैक्टर गिविंग राइज टू डिजायर फॉर द रिफॉर्म्स and the social and ideological base of the reform, direction of social reforms and फिर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर 9 में, जिसमें कि हम जनरल सर्वे ऑफ द सोशल कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने बहुत उसमें अपना बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें अपने राजा राम मोहन राय हो गए, और ये क्या नाम है इनका, प्रार्थना समाज हो गया, यंग बंगाल मूवमेंट हो गया, हेरनी विवेन डिरोजिया हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल शास्त्री, जाम्बेकर, प्रेमाहंस मंडली, सत्यशोधक समाज, गोपालधारी देशमुख, लोकहितवादी गोपाल गणेश आगरकर, है ना. सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि अपने उन्होंने लिखा था, उन्होंने फॉर्म किया था गोखले सर ने. एंड देन हम चलेंगे अपना सोशल सर्विस लीग क्या था. फिर यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे सारे रिलीजियस एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के इंस्टीट्यूट एंड उनके फाउंडर्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. एंड द स्ट्रगल बिगनिंग पढ़ेंगे, कि कैसे भाई स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, मॉडर्न बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन द इंडिया, कि कैसे फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म. देखो पहले तो ये लोग रिलीजियस मूवमेंट किए, उसके पहले थोड़ा सा 1857 का हो गया था. 1857 के पहले भी थोड़ी अपराइजिंग हुई थी,
लेकिन वो इतनी ज़्यादा इतनी मतलब इम्पैक्ट तो छोटे-छोटे एरिया में डाल रहे थे, ऐसा कुछ कंबाइंड नहीं था, है ना? कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं थी उन सारी चीज़ों में, और कुछ ऐसी एक बाउंड नहीं बिल्ड कर पा रहे थे वो लोग। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे फाउंडेशन हुआ, और उस फाउंडेशन के पीछे भी क्या-क्या, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द एरा ऑफ द मॉडरेट, की मॉडरेट का एक एरा था, फिर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट नेशनलिज्म, इसका हम देखेंगे, एंड द एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट रोल ऑफ द मास। उसके बाद एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था कांग्रेस पे, वो हम देखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यूनिट 6 एंड द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट 1805 से 1905 से 1918 तक कि इस टाइम ऑफ पीरियड में क्या क्या नेशनल मूवमेंट हुए थे। एरा ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 टू 1909, वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब। अब यहाँ से ऐसे ना कोर टॉपिक स्टार्ट हो गए जो कि एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं। ओके, देन चैप्टर 13 में हम देखेंगे फर्स्ट फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी देखेंगे, एंड द अदर वन हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स देखेंगे, एंड फिर यूनिट 7 में आ जाएंगे जिसमें हम देखेंगे एरा ऑफ द मास नेशनलिज्म बिगिनिंग इन द टाइम पीरियड ऑफ 1990 टू 1939, इमरजेंस ऑफ गांधी देखेंगे हम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट को हम ये देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत आंदोलन को हम देखेंगे। एंड फिर उसके बाद इमरजेंस ऑफ द स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडियल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एंड अदर न्यू फैक्टर हम देखेंगे कि इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट का क्या हुआ, सोशलिस्ट आइडिया, रेवोल्यूशनरी अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें को अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना कि इसको ये सब पॉइंट बहुत ही डिटेल में पढ़ने की और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझ के चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इमरजेंस ऑफ द न्यू फैक्टर सोशलिस्ट आइडिया, ये सारी यूथ पावर कैसे फॉर्म होती है, कैसे इनिशिएट होना चालू हो जाती है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्या कैसे होती है, वाई अट्रैक्शन फॉर द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड द मेजर इन्फ्लुएंस किसका किन किन प्रोविंसेस में थी, तो अपने पंजाब में थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, यही रेवोल्यूशन करने वाले लोग हैं। बिहार में कैसी थी, है ना? उसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन आता है, नेहरू रिपोर्ट आती है ना? अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। फिर इंडियन रिस्पांस क्या इस पे होता है, फिर पॉलिसी रिप्रेशन क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन का क्या होता है ऑन द नेशनल मूवमेंट, साइमन कमीशन रिकमेंडेशन क्या क्या देता है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आता है साइमन कमीशन को काउंटर करने के लिए, उसमें क्या क्या चीजें, उनकी क्या रिकमेंडेशन होती है, मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्स क्या होता है, अमेंडमेंट रिस्पॉन्स बाय अमेंडमेंट प्रपोज किया जाता है जिन्ना के द्वारा, वो क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री, ये भी हम चीजों को देखेंगे। और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर एंड साइमन कमीशन का एक कन्वर्सेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, देन चैप्टर 19 में हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम देखेंगे अपना कि कैसे होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया जाता है। उसके बाद कलकत्ता सेशन होता है, फिर उसमें लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठ जाती है। फिर 26 जनवरी 1923 को इंडिपेंडेंस प्लीज लिया जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 60 सत्याग्रह को स्टार्ट किया जाता है। फिर गांधी 11 डिमांड आती है। फिर उसके बाद आपका कराची कांग्रेस सेशन होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। फिर सिविल डिसोबीडियंस को रिज्यूम किया जाता है, क्योंकि ये गांधी इरविन समझौते के बाद ना, गांधी इरविन कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, गांधी इरविन के थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन के बाद इसको थोड़ा देर के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे फाउंड कि इट इज नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर द our movement in the freedom. Okay, then they decided to we have to start again civil disobedience movement. Okay, and the next point is communal award and पूना पैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसमें क्या communal award के बारे में क्या बताया गया है, एंड द गांधी हरिजन कैंपेन के बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ द पूना पैक्ट ऑन दलित, क्या इम्पैक्ट होता था या हुआ, ये पढ़ेंगे। डिबेट ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटेजी आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट डिबेट होता है। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्स ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम द हेयर in the one day examination and the as well as UPSC and state PCS also. Okay, and the next point is the second stage debate क्या होती है, and the Congress rule in provinces, कैसे कैसे what Gandhi advice and what other member are done did. Okay, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यूनिट 8 में कि क्या ये सारी चीजें यूनिट 8 में हम देखेंगे
टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। ओके, कि पार्टीशन और फ्रीडम के तरफ चीजें आगे किस तरीके से बढ़ती हैं। टाइम पीरियड इज 1939 टू 1947। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नेशनलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या गांधी और सुभाष चंद्र बोस का रिस्पॉन्स क्या रहता है, कांग्रेस क्राइसिस ऑन द मॉडरेट स्ट्रगल एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या रहता है, गवर्नमेंट एटीट्यूड क्या रहता है, और उसके बाद गवर्नमेंट्स हिडन एजेंडा क्या रहता है ना। ये सारी चीजों को हम देखेंगे। चैप्टर 13 में हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, दिस इज द फाइनल मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था। बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। वो वाई स्टार्ट अ स्ट्रगल नाउ, किस टाइम पे क्यों स्ट्रगल स्टार्ट होगा, उसमें हम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बारे में देखेंगे एंड द राजगोपालाचारी फार्मूला को पढ़ेंगे, देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में हम जानेंगे एंड द वेबल प्लान के बारे में हम जानेंगे, जिसमें ये सारी चीजें है ना कि ये सारे बहुत ही पॉइंटर्स क्वेश्चन है कि यहाँ से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि प्री एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करेंगे आपके बुक के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं आई रैंडम चीजों को आपको पढ़ाया, रैंडम चीजें आप जाने कुछ नहीं जाने, नहीं, मैं आपकी बुक के एक एक लाइन को कवर करवाऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें, है ना। टॉपिक एंड सब टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, उसमें लाइन बाय लाइन आप लोगों को चीजें बताई जाएंगी एंड बिहाइंड द चैप्टर बताया जाएगा, बिहाइंड द स्टोरी जो सिचुएशन थी उस टाइम पे वो सारी चीजों को भी बहुत ही डिटेल में कराया जाएगा, ताकि आप जब दोबारा बुक पढ़ें तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें रिकॉल हो कि नहीं इस तरीके से चीजों को फॉर्म किया गया था और इस तरीके से चीजें फॉर्म हुई थी। ओके, देन हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 24 में पोस्ट वॉर ऑफ द नेशनल सिनेरियोज की, क्या क्या सिनेरियोज था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हो ना, टू स्टैंड ऑफ द नेशनल अपराइज एंड अपना कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन ट्रायल पढ़ेंगे, 3 अपराइजिंग, ये सारे इवेंट्स हम चीजों को देखेंगे। ओके, चलो अब कैबिनेट मिशन आता है, उसके बाद आपका उनके मिशन और प्लान में बहुत सारी चीजें होती है, वो हम पढ़ेंगे। फिर द कम्युनल होलोकॉस्ट एंड इंटरिम गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बर्थ एंड द स्प्रेड ऑफ द कम्युनलिज्म इन इंडिया, की कैसे कम्युनलिज्म इंडिया, पहले तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई था, फिर ये बर्थ कैसे हो गया सेपरेट, स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म का, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। एंड द चैप्टर 25 इज द इंडिपेंडेंट विद द पार्टीशन, हमें इंडिपेंडेंट तो मिलती है बट विथ पार्टीशन मिलती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि एटलीस्ट स्टेटमेंट क्या था 20 फरवरी 1947 का, एंड द इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन किस तरीके से फॉर्म हुआ, कौन कौन से वहाँ पे गवर्नर जनरल थे, किस तरीके की रूल बनी, किस तरीके से दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग अग्री हुई, व्हाई दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वाज क्रिएटेड। ओके, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। एंड द यूनिट 9 में अब हम पढ़ेंगे इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, गवर्नमेंट एंड अदर एस्पेक्ट। ओके, तो ये प्री के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल डेवलपमेंट, ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर में ये सारी चीजें जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव हुई थी, जुडिशियल हुई थी, ये सारे डेवलपमेंट किस तरीके से, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बिटवीन 1973 टू 1958 जो कि कंपनी रूल कहा जाता है। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट आफ्टर 1857 टिल इंडिपेंडेंट, पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेवलप किया गया चार्टर एक्ट, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, एक तो सजेशन मैं आप लोगों से ये लेना चाहूंगी कि मैं पहला ही चैप्टर यूनिट 9 का स्टार्ट कर दूं क्या, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये प्री के लिए बहुत ही एज वेल एज मेंस ऑल्सो, बट प्री के लिए यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये चीजें आपको पॉलिटी में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि पॉलिटी का भी अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे तो आपको इनिशियल चैप्टर यहीं से आते हैं, इनिशियल चैप्टर वहां पे आते हैं, बट उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉलिटी का रहता है, इसका एक हिस्टोरिकल रहेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके एक सजेशन दीजिएगा कि क्या मैं पहले यूनिट 9 का ये वाला पॉइंट कंप्लीट करा दूं या हम पहले सीरियल वाइज इस तरीके से आए, क्योंकि अगर ये वाले पॉइंट आप लोगों को दिमाग में क्लियर रहेंगे तो भी इस तरीके से भी अच्छा है, और अगर आप शुरुआती चीज़ों से पढ़ेंगे उस तरीके से भी आपको सेम ही पड़ेगा, मतलब जिस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं। ओके,
सर्वे ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया कि ब्रिटिश पॉलिसीज क्या क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसी थी, ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज कैसी थी. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द prelims examination in every one day examination and as well as UPSC and state PCS also. okay, चलिए चैप्टर 28 में इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ था ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का, ये सारी चीजें को हम देखेंगे. ये सारी ऐसे चैप्टर की बात मैं कर रही हूँ जो कि मैं कवर कराऊंगी. ओके, डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन प्रेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे अपने उसके ब्रिटिशर्स के द्वारा इन सबको डेवलप करने के लिए. ओके, पीजेंट मूवमेंट 1857 टू 1947, क्या पीजेंट मूवमेंट क्या हुए थे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास के मूवमेंट क्या थे, ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लेंगे. एंड इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर. ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंट बेसिकली इतना चैलेंज बिफोर द नेहरू न्यू बॉर्न नेशन, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. लेकिन हम इसको जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उस तरीके से ही कवर करेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया तो यहाँ तक खत्म हो जाता है. जहाँ तक आफ्टर इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ तक है. ओके, ये आफ्टर इंडिपेंडेंट जैसा आपका रिस्पांस रहेगा, जैसा आपका कमेंट रहेगा, जिस तरीके से आप लोग हमें सजेस्ट करेंगे कि नहीं मैम आगे कंप्लीट कराइए, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ना चाहते हैं. यूनिट 10 से चीज़ों को हम कवर करना चाहते हैं, क्योंकि आगे फिर वही है कि कैसे इंडियन स्टेट को का फॉर्मेशन हुआ, फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ है ना, बैकग्राउंड कैसे हुई, असेंबली कैसे हुई, एंड द इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट, फॉरेन पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसीज कैसे बनी इंडिपेंडेंट इंडिया में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन किस तरीके से हुआ जनरल अपने इंडिया में, ये सारी बातों को हम इसमें देखेंगे. तो ये आप डिपेंड रहेगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है हमारी वीडियो पे, हमारी क्लासेस पे, और आप किस तरीके का सजेशन देते हैं. ये सारे पॉइंट इसके बाद के 110% डिपेंड होंगे आपके सजेशन एंड आपके रिस्पॉन्स पे. ओके, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हम 589 पेज तक या तो कह सकते हैं कि 590 पेज तक चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं, है ना. उसके आगे हमारे क्लास के थ्रू आप लोगों को आगे की वीडियो मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, वो 110% आप लोगों के रिस्पॉन्स पे, आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस तरीके से हम लोग आगे काम करते जाएंगे. ओके, तो चलिए, अगर आप जो भी यहाँ तक बहुत ही पेशेंस के साथ ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही सीरियस है अपने एग्जामिनेशन के लिए और बहुत ही सीरियस है अपने स्टडी के लिए, और हम ब्लेस करते हैं कि वो अपने करियर में कुछ ना कुछ अच्छा करे, आगे अच्छे तरीके से आगे बढ़े. इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमें अपना सपोर्ट बनाए रखिए. ओके, तो आप लोगों का बहुत बहुत